गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, सॉरी विज्ञान। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। विज्ञान में लेसन अपने पढ़ रहे थे 14, लेसन 14 ऊर्जा के स्रोत। तो लेसन 14 ऊर्जा के स्रोत में आज आपका जो टॉपिक है तापीय विद्युत संयंत्र। आपका ऊपर तक कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे तापीय विद्युत संयंत्र। तो इसके विषय में आप चर्चा करेंगे। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण ये है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका 14.2.3 जल विद्युत संयंत्र। ये था आपका तापीय विद्युत संयंत्र। आप नेक्स्ट है आपका जल विद्युत संयंत्र। ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थिति ऊर्जा है। यानी ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत जो है बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थित ऊर्जा। विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थित ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थित ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबद्ध किया गया। पिछली शताब्दी में सारे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा ही होती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों, कृत्रिम झीलों को जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। यानी तल हमारा नीचे का जो भूमिगत ये ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइनों के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं। टरबाइनों के ब्लेड कौन सी गति करते हैं? घूर्णन गति। और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। ये आपका देखिए चित्र बना हुआ है 14.3 में। ये किस प्रकार से गुणन कर रहा है, बांध बना है, टरबाइन बना है, नदी का और पावर लाइन कहाँ से सप्लाई हुई है और किस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे जलकपाट, जलाशय और इस तरीके से यहाँ पे जल इकट्ठा करके और अन्य भागों में भेजा जाता है। चूँकि हर बार जब भी वर्षा होती जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी हर साल वर्षा होती है, हमारे पास पानी इतना पर्याप्त मात्रा में हो जाता है जो एकत्र करके हम लोग उसको पाइपों के द्वारा जहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। अतः हमें जीवाश्मी ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती है। यानी जो स्रोत हमारे ये समाप्त हो जाएंगे विद्युत, तो इससे हमारी समाप्त होने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वर्षा तो हर साल होती है और वर्षा का पानी एकत्र करके नई विद्युत ऊर्जा तैयार की जा सकती है। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएँ भी जुड़ी हैं। बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है। यानी बांधों का जो निर्माण है कुछ सीमित क्षेत्रों में ही किया जा सकता है तथा इनके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं, जहाँ पे पर्वत वगैरह होते हैं विशाल, यानी रहठान की बस्ती नहीं होती है। ऐसे स्थानों पे जो जल हमारा बेकार जाता है वहाँ पे अच्छा माना जाता है। बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास से डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं।
बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे वनस्पति यदि जल में डूब जाते हैं वे अवयवी परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण से विस्थापित लोग के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजना का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण ही हुआ है। तो आपने विद्यार्थी मित्रों ये पैराग्राफ में देखा कि पानी का एकत्र करके और कौन सी नदी के किनारे और कहाँ पे बांध बनाया जा सकता है और किस प्रकार से पाइपों के द्वारा पानी को वहाँ से खाली किया जा सकता है, ये देखा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, जैव मात्रा, बायोमास किस प्रकार से, ये वर्णन कर चुके हैं कि प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। यदि हम सुनिश्चित कर लें पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते हैं तो जलने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। यानी हम लोग पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। ईंधन के रूप में उपलों के दहन से आप भली बात परिचित हैं। भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी है। हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त रह सकती, चूँकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद, अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं होता है, इसलिए इन ईंधनों की दक्षता वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेना आवश्यक है। पर औद्योगिकी यानी इसको रूपांतर करके दूसरी ऊर्जा में, जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल आते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाते हैं। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, जिससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। चारकोल मतलब लकड़ी को जलाने के बाद से उसमें से जो कोयला निकलता है, कोयला में अधिक धुआं नहीं होता है लकड़ी का और उसको जलाने के लिए उपयोग में लिए जा सकता है। इस प्रकार गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वहित मल आदि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है और ये वहाँ पे अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जा सकता है जिसे 14.4 में दर्शाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये यहीं तक आज हम सीमित करते हैं। अगला इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।